नमस्कार दर्शकों, आपका सबसे चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर शुरू हो गया है। कमेंट बॉक्स में आ जाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज बेहतरीन पूछता है सुल्तानपुर अपने शो में आया है लाइव कार्यक्रम के साथ। कई मेहमान जुड़ने वाले हैं और आज बहुत ही बेहतरीन मुद्दा है। कभी कभी कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो नजरों से ओझल होते हैं, लेकिन होते बड़े जबरदस्त हैं। तो आज का मुद्दा है, क्या भारत की बढ़ती बाहरी देनदारियां चिंता का विषय है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर लोग चर्चा में शामिल करके कहते हैं कि भैया जो लड़का पैदा हो रहा है वो भी लगभग 50,000 के कर्ज में है। तो आखिर क्या है? कुछ लोगों को जीडीपी नहीं पता होगी, कुछ लोगों को बहुत पता होगी। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए थोड़ी सी जानकारी अभी देंगे हम। और साथ ही आज जो सबसे चर्चित कार्यक्रम में ये भी शामिल है आज कि क्या ग्राम पंचायत चुनाव टलेंगे या लोकतंत्र की जीत होगी। साथ ही हम और एक चीज कहना चाहेंगे, आज राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में क्या अपडेट है वो भी हम बताएंगे। साथ ही भरत भूषण मामले में क्या हुआ आज की ये भी जानकारी देंगे। और साथ ही सिया केतन के मामले में क्या अपडेट है वो भी देंगे। लेकिन हमारा जो आज मेन मुद्दा है वो मेन मुद्दा है भारत की बढ़ती बाहरी देनदारियां चिंता का विषय है। और क्या ग्राम पंचायत चुनाव टलेंगे या लोकतंत्र की जीत होगी। तो थोड़ा सा हम जानकारी दे दें। आरबीआई की जो ताजा रिपोर्ट का है उसका बड़ा विश्लेषण होने वाला है। और साथ ही ग्राम प्रधान प्रशासक विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की कार्यवाही, तथ्य कानून और दोनों पक्षों की खुली चर्चा। और साथ ही आपकी राय भी होगी लाइव शो में, ये हिस्सा बनेगी। तो जरूर आज इस मामले को लेकर हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े जो हमारे मेहमान हैं, और हमारे दर्शक जो कमेंट बॉक्स में आ जाएं वो लिखें। और एक नाम आया है अंतिम आजाद नगर, अब ये नहीं समझ पा रहे हैं, प्लीज मेरा नाम बोल दीजिएगा। ठीक है, आपका नाम तो हमने बोल दिया, लेकिन साथ ही मैटर पे जो चल रहा है उस पे आप जरूर अपनी बात रखें, जिससे आपके सुझाव हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हो। तो क्या सरकार को इन दोनों मुद्दों पर जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए, और आपकी नजर में कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपकी राय अभी कमेंट में लिखें और इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर जागरूक नागरिक चर्चा का हिस्सा बन सके। जरूर आप सब लोग इसमें सहयोग करें। साथ ही अब आ जाते हैं जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद। इसका मतलब है एक साल में भारत के अंदर जितनी भी वस्तुएं, अच्छी चीजें और सेवाएं, सर्विस बनती है और बेची जाती है, उसकी कुल कीमत को जीडीपी कहा जाता है। आसान भाषा में हम थोड़ा अपने दर्शकों को, उन दर्शकों को बताना चाहेंगे जो अक्सर नहीं समझ पाते, लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रहता है उनको। कुछ लोग बातों बातों में कह देते हैं कि भैया जो लड़कवा पैदा होत बा वो 50,000 के कर्ज में डूबा बा, ये सरकार ऐसे चलती बा। उसका मतलब क्या है? जीडीपी आखिर है क्या? एक आसान भाषा में हम समझाना चाहेंगे। इसके बाद आप ज्वलंत मुद्दे पे प्रधान बना प्रशासक वाले पर आ जाएंगे। मान लीजिए एक गांव में एक साल में किसानों ने 60 लाख की फसल पैदा की, दुकानदारों ने लगभग 20 लाख का सामान बेचा है, और मजदूर, शिक्षकों, डॉक्टरों, वकीलों और अन्य लोगों ने लगभग 30 लाख की सेवाएं दी है। तो उस गांव की कुल आर्थिक गतिविधि जो है 1 करोड़ हो गई। यानी उस गांव की जो जीडीपी मानी जाएगी वो 1 करोड़ मानी जाएगी। इसी तरह पूरे भारत में एक साल में जितना उत्पादन और सेवाएं होती है उसकी कुल कीमत भारत की जीडीपी कहलाती है। ये है जीडीपी। इसे विदेशी कर्ज से जोड़कर ऐसे समझिए आप, यदि किसी व्यक्ति की महीने की आय 1 लाख है और उस पर 10 लाख का लोन है, तो बैंक ये भी देखता है कि उसकी कमाई कितनी है और कर्ज चुकाने की क्षमता रखता भी है या नहीं। इसको पता लगा हम लोन दे दें। ठीक इसी तरह किसी देश का जो कर्ज है, देखते समय केवल ये नहीं देखा जाता कर्ज कितना है, बल्कि ये भी देखा जाता है देश की जीडीपी कितनी है। उसी तरीके से कर्ज मिलता है। अगर जीडीपी तेजी से बढ़ रही है तो देश के लिए कर्ज चुकाना या व्यक्ति के लिए कर्ज चुकाना बड़ा आसान माना जाता है। लेकिन अगर जीडीपी धीमी हो जाए तो कर्ज
तेजी से बढ़ने लगता है और आप उस चीज को चुका भी नहीं सकते और चिंता बढ़ जाती है। तो ये चीजें हैं कि जीडीपी देश की सालाना कमाई है जैसी है, जबकि कर्ज उसकी देनदारी है, जिसकी किसी देश की आर्थिक स्थिति को समझने के लिए दोनों को साथ लेकर ही चलना पड़ेगा, तभी तस्वीर क्लियर हो पाएगी। आइए हम इसके बाद अपने इस करंट मुद्दा जो हमारा दोनों को चर्चित कर रहे हैं कि एक तरफ भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की रिपोर्ट बताती है कि मार्च 2026 तक भारत की कुल बाहरी देनदारियां जो बढ़कर 762.8 अरब डॉलर हो गई। इस आंकड़े को लेकर देश में बहस छिड़ी है, जबकि सरकार का कहना है कि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है और विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक और गर्मागर्म चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर नया विवाद सामने आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस अध्यादेश पर राज्य सरकार से जवाब मांग लिया है, जिसके तहत मौजूदा ग्राम प्रधानों को कुछ समय के लिए प्रशासक बनाए जाने की व्यवस्था की गई है। ध्यान रहे, दोनों पर अलग अलग तथ्य हैं। आरबीआई का आंकड़ा भारत की कुल बाहरी देनदारियों पर है, इसे लेकर केंद्र सरकार का विदेशी कर्ज कहना सही नहीं होगा, उस पर भी हम थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। वहीं ग्राम प्रधानों का जो मामला है अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में विचाराधीन है और उसका अदालत का अंतिम फैसला आना बाकी है। सारा कुछ क्लियर तभी हो पाएगा। तो इन्हीं दोनों मुद्दों पर आज सीधी और तथ्य आधारित चर्चा हम आगे बढ़ाते हैं और साथ ही जो मुद्दा है उसको बता दें कि भारत की बढ़ती बाहरी देनदारियां, और सबसे पहले बात करते हैं आरबीआई की रिपोर्ट। जो आरबीआई की रिपोर्ट आई थी उन्होंने बताया ना कि 762.8 अरब डॉलर की गई। ये पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ी है, लेकिन यहाँ एक बात समझना भी है, बहुत सारी चीजें इसमें जुड़ी रहती है, हम उसको चर्चा में शामिल करेंगे। हमारे मेहमान के तौर पर हमारे वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह जुड़ चुके हैं। हमारे मेहमान के तौर पर कविता तिवारी जी राम पार्टी से जुड़ चुकी हैं और यूसुफ शाह मेहमान के तौर पर जुड़ चुके हैं। सभी लोगों का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम चाहेंगे 2 मिनट में अपनी बात हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी चाहे प्रधान के प्रशासक पर रखें, साथ ही डीजी जो जीडीपी पर है, जिस पर आपको मुद्दा बेहतर लगे आप रखें। आपकी राय जानना चाहेंगे हम। हमारी राय का जानना चाहेंगे। हम केवल इतना ही कहेंगे, सबको प्रणाम करते हैं। और मान लीजिए जैसे घर का हम मुखिया हैं और घर वाले हमारे पर विश्वास करें, हमारे नाम से 8 बीघा जमीन हो जी जी, और घर के चोरी 2 बीघा जमीन बेच के घर के चोरी जानने न पाए, 2 बीघा जमीन बेच दें और बेचने के बाद कुछ घर का फीस जमा कर दें और कुछ थोड़ा शाम को अपना ठेका उका पर चले जाएं और सुन लें और एकरी बाद कुछ राजनीति में खर्चा कर दें। तो कुछ समय के लिए तो परिवार हमारा बड़ा खुश होगा कि पिताजी खूब चना चबैना आम 70 रुपया किलो है, 200 रुपया किलो बाजार में आया, खूब खिला रहे हैं। लेकिन जिस दिन घर वालों को पता चलेगा जी कि पापा ने 2 बीघे जमीन को बेच करके अब बिना हम लोगों के बताए पूरे खर्चे को इन्होंने कुछ खर्चा ओरिजिनल काम में खर्चा किया और कुछ अपनी घटिया मनोरंजन में खर्चा किया। मैं अपने परिवार की का उदाहरण देकर के कहता हूँ, जब हमारे देश में सुना जाता है कि प्रति बच्चा कर्ज में है, तो जब प्रति बच्चा कर्ज में है तो हमारे राजनीतिक लोकतंत्र में जो चुनाव लड़ते हैं वो किस खर्चे से लड़ते हैं, उनका पैसा कहाँ से आता है, वो कौन सा पैसा है। तो हमारे जैसा जो काफी पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, मैं कर्ज से बहुत डरता हूँ। और अगर कर्ज लीजिए तो दिखाइए कि IIT मैंने बनवाया है, मैंने हॉस्पिटल बनवाया है, मैंने सड़कों को बनवाया है, मैंने तेल का खदान खोदवाया है, जो आज गाड़ी ओड़ी जब तेल डाल रहा है हो सकेला गन्ना का रस न डाले के पड़े। तो देखिए कम दिमाग वाले आदमी हम हैं, हम खर्चे पर ध्यान देते हैं कि हमारा शहंशाह, हमारा राजा, लोकतंत्र में हमारा संवैधानिक पद पर बैठा हुआ इंसान वो खर्च किस रूप में कर रहा है। तो ये GDP जो हमारा देश तो धनवान है, ये है,
लेकिन हम आधा तो चुनाव में खर्च कर देते हैं और आधा लेके सब एक चौथाई लेके सब विदेश भाग जाते हैं और काला धन में यहीं पर सब रुका रहता है। जवन कुछ बचता है मंदिर को चढ़ा देते हैं, वो भी चुरा के लेके चले जाते हैं। इस तरह से सही हम मोटी भाषा में बता दिए ना कि हमारी जीडीपी क्या है। हम रोज विदेशे जाते हैं, वो करीब बात नहीं। अगर कर्ज पर आप नियंत्रण किए होते, हम लोग नमक रोटी खा के जीने वाले हैं। हम 25 गाड़ी लेके लड़के की शादी में नहीं जाएंगे, हम रैली में 1 लाख करोड़ नहीं खर्चा करेंगे चुनाव में। हम अपनी चुनाव को अपने आचरण पर जीत लेंगे, अपनी सच्ची ईमानदारी पर चुनाव को जीत लेंगे, अपने कर्म पर हम चुनाव को जीत लेंगे। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। आप कैसे बता रहे हैं कि पहले हम कम कर्ज में थे और आज बहुत ज्यादा कर्ज में हो गए हैं? कौन सी सुविधाएं आपने दे दिया है? आपने कौन सी सुविधा? इसको तो कोई अर्थशास्त्री रहता। हाँ, ज्यादातर हमें विश्वास है कि हमारा धन जो है हमारे देश का भ्रष्टाचार में एकदम चला जा रहा है। और अच्छे ऐसा नहीं, छोटा मोटा आदमी नहीं लेता है उसमें। इतना 1000 करोड़ रुपया विजय माल्या और ये कौन कौन से लेके भाग गए, तो वो कौन जीडीपी बढ़ा दिए घटा दिए हमारा। और इसी जो हम देखिए, हम किसी पार्टी के नहीं है, हम सरकार के हैं। जनता सरकार की है और सरकार ही हमारे घर की मुखिया है। और हमारे घर की मुखिया जो है जब फालतू खर्च करेंगे तो हमारे जैसे गरीब लोगों की निगाह पड़ेगी कि हे भगवान, हम ज्यादा कर्जा में न पड़ जाए। आप सुविधा कम दीजिए, कर्जे में मत डालिए मुझको। जी, बहुत अच्छा। कविता जी इसमें शामिल हो हमारे इस चर्चा में। अगर प्रधानी का भी प्रशासक के तौर पर जब हुआ है, कुछ एक्सप्लेन करेंगे अभी कौन कौन से लोग इसमें किए हैं, और जीडीपी पर क्या कहना चाहेंगे जरूर आप बताएं। इसके बाद हम प्रधानी वाले प्रशासक वाले पर भी आएंगे। आप सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। मैं कविता तिवारी, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य हूं। और आप सभी देशवासियों को मैं बधाई देना चाहती हूं कि हमारा भारत देश दुनिया का सबसे नंबर 1 कर्जे पर आ गया है। सबसे ज्यादा कर्जदार, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कर्जा अगर किसी के ऊपर है वो भारत पे है। वर्ल्ड बैंक से सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले हम हैं। अभी तक हम पाकिस्तान को कटोरा पकड़ा रहे थे, तो शायद वो कटोरा हमारे हिस्से में ना आ जाए। इसकी भी बहुत जल्दी शुरुआत होने वाली है। किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हम मजाक उड़ाते थे और आज हम मजाक के दायरे में जा रहे हैं। हमें तो सबसे ज्यादा गर्व तब फील होता है अपने माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी पर, जब वो मन की बात कहते हुए कहते हैं कि अगर युद्ध विराम नहीं हुआ, अगर रोक नहीं लगी तो देश गरीबी की दलदल में चला जाएगा। भैया, हम कहाँ आपको ट्रिलियन में लाने के लिए कि हमारी जीडीपी ट्रिलियन में चली जाए उसके लिए लाए थे, और आज आप हमको गरीबी के दलदल में धकेल रहे हो। इससे ज्यादा गर्व का मोमेंट हमारे लिए क्या हो सकता है? गर्व फील हो रहा है। जब 2014 में इन्होंने कमान संभाली देश की, तब हमारे देश का जो कर्जा था, एग्जैक्ट डाटा मुझे नहीं पता है, लेकिन जहां तक है कि 55 अरब डॉलर था। विश्व बैंक का कर्जा जो था 55 लाख अरब डॉलर के आसपास था। लेकिन आज इतना विकास कर लिए हम, इतना विकास कर लिए कि 762 अरब डॉलर के करीब आ गए। अब अगर इनसे पूछा जाता है, रिकॉर्ड पूछा जाता है, तो ये रिकॉर्ड में हमें देते हैं कि हमने महामारी का भी सामना किया। देश में कई ट्रेजेडियां भी हुई हैं, उनमें भी मैं मानती हूँ महामारी आई, उसका फर्क हर देश पर पड़ा है। इसमें ये नहीं है, जहाँ सत्यता है वहां सत्यता है। कहीं हर जगह हर किसी के चरित्र पर उंगली उठाना की बात नहीं होती है, मैं मानती हूँ। लेकिन क्या इतना असर पड़ना चाहिए था कि 55 लाख अरब डॉलर से सीधे 762 अरब डॉलर हो जाए? इतना तो इन्होंने महामारी में नहीं लगा दिया। अगर इतना लगाया होता तो जितनी जनसंख्या हमारे यहाँ कोरोना काल में ढह गई है, घर के गांव उजड़ गए हैं, वो स्थिति नहीं होने वाली थी। मैं मानती हूँ कि महामारी में खर्चा हुआ है, लेकिन इतना नहीं हुआ जितना। हाँ, गर्व जरूर है मुझे अपने माननीय प्रधानमंत्री जी पर
कि आपको हम जिस काम के लिए चुने थे वो काम आपने कर दिखाया। हाँ, इसके पहले जो प्रधानमंत्री थे उनको हम जरूर कठपुतली तमाम चीजें कहते थे, लेकिन वो एक अर्थशास्त्री थे। उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन देश को ऐसे दलदल में जाने से रोका। वो मनमोहन के इतने पढ़े लिखे प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री थे, लोग उनको समझते नहीं थे, लेकिन उनके काम की वजह से देश गरीबी में या कर्ज लेने में पीछे रहा, आगे नहीं बढ़ा। तो आपने हमें कर्जदार बनाया, वर्ल्ड बैंक में लिस्ट में सबसे ऊपर भारत का नाम लिखवाया, हम विश्वगुरु बने, कहीं ना कहीं बने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, सही कह रहे हैं आप। थोड़ा सा जो सरकार का पक्ष है उसका कहना है कि केवल केंद्र सरकार द्वारा लिया गया विदेशी कर्ज नहीं है पूरा, इसमें कंपनियों का भी है, बैंकों का है, वित्तीय संस्थाओं का है और अन्य भारतीय इकाइयों की विदेशों से ली गई देनदारियां भी शामिल होती है। वाइड डबलिंग हो रही है, या तो यूसुफ की तरफ से हो रही है या किसी की तरफ से हो रही है, क्योंकि ऑटोमेटिक किसी का वॉइस खुला हुआ है। माइक ऑफ कर लीजिए, सभी लोग माइक ऑफ करें। माइक जिसका भी है वो अगर ऑफ कर लेंगे तो बेहतर है, किसी का भी डबल शुरुआत हुआ है। शायद कहीं से कुछ दिक्कत है, अगर वो तकनीकी चीजें हैं, म्यूट का आवाज थोड़ा सा अगर बंद करेंगे। आपके साइड से ही डबलिंग हो रही है, आपके साइड से ही। हमारी तरफ नहीं है कुछ नहीं। ठीक है, तो हमारा तो वैसे छूटा ठीक है। कहीं से डबल चल रही है, कहाँ से है ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो अब सवाल ये कि बाहरी देनदारियां बढ़ रही है तो क्या ये चिंता की बात है, या फिर अगर अर्थव्यवस्था और निवेश भी बढ़ रहे हैं तो इसे सामान्य आर्थिक प्रक्रिया माना जाना चाहिए? ये सरकार का जो तर्क था इस पे दिए। साथ ही हम कुछ चीजें लेकर आ रहे हैं। यूसुफ जी, अगर इस मामले पर कुछ कहना है, जो जीडीपी का मामला चल रहा था तो जरूर कहें, इसके बाद हम जाएंगे प्रधान वाले मामले में जो प्रशासक का मामला बना है। तो बताएं। बीजेपी और कर्ज जितना भारत में, मुझे लगता है कि किसी की आवाज कहीं नहीं बताएं। कर्जदार भारत के ऊपर जितना कर्जा हुआ, पूर्व में हमारी जानकारी में तो नहीं है कि पूर्व में कभी इतना कर्जा हुआ। और भारत सरकार द्वारा अगर इतना सोना जो बेचा गया 3000 टन, भाई किस लिए बेचा गया? 3000 टन 30,000 टन जो है कोई मामूली नहीं होता। देश की बहुत बड़ी संपत्ति को जो है भारत सरकार द्वारा बेच दिया गया। और कि माननीय प्रधानमंत्री जी का कुछ कार्य सराहनीय है, जैसे कि आवास, शौचालय और आयुष्मान योजना जो चलाई गई वो काफी सराहनीय है, उनके द्वारा चलाई गई योजना, और लोगों को, भारत देशवासियों को जो है इसका फायदा भी हुआ। तो 2 करोड़ जो है झूठी निकली जी। और कोरोना काल के बाद जो है या किसी का चित्र नहीं दिख रहा है। ठीक है, उसी के प्रयास में है, आप बात कीजिए, हम उसी के प्रयास में ठीक करने का। उसके बाद उन्होंने अगर आवाज जा रही है किसी को, अगर कोई किसी को आवाज जा रही हो तो जरूर बताएं। हमें आ रही है। हाँ ठीक है, अब असल में वो थोड़ी सी दिक्कत हुई है, उसी को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। यूसुफ जी, आपको आवाज जा रही है? यूसुफ जी, आवाज आपको जा रही है? थोड़ी सी टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम हुई है, उसी पर लगे हैं कि सही होने का प्रयास हो।
और ये हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी को आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है? आप कविता जी, आपको आवाज जा रही है? जी बिल्कुल। ठीक, आप कुछ बताएं, तब तक मैं इसको टेक्निकल कुछ चीजें टच हुई है, मैं उसको देखने की कोशिश कर रहा हूं। जरूर इस मुद्दे पर या प्रशासक प्रधान के मुद्दे पर जरूर आप बात रखें। हम तब तक प्रयास कर रहे हैं कि कुछ चीजें सही हो। हमारी आवाज नहीं जा रही है? जी कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है इधर। आपकी तरफ कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है? नहीं, आपके साइड से ही इधर हो रहा है। हाँ ठीक है, एक बार हम फिर से प्रयास करते हैं जोड़ने के लिए, क्योंकि मुझे कुछ लग रहा है कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है। एक बार मैं फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और सभी लोगों को लिंक उपलब्ध करा रहा हूँ, इसलिए कि मुझे लग रहा है कुछ दिक्कत है। एक बार फिर से मैं ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ।